गुड मॉर्निंग एवरीवन। नमस्कार। आज इस वीडियो के माध्यम से मैं डॉक्टर अमिता सक्सेना, एसोसिएट प्रोफेसर, फैकल्टी ऑफ कॉमर्स, महिला विद्यालय डिग्री कॉलेज, लखनऊ, एक प्रेजेंटेशन जो हमारे फैकल्टी ऑफ कॉमर्स के बच्चों द्वारा प्रस्तुत किया गया है उसको प्रेजेंट करने जा रही हूँ। प्रेजेंटेशन का टॉपिक है मॉनेटरी एंड फिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। इसके पूर्व के वीडियो में स्टूडेंट्स द्वारा पॉवर्टी एंड अनएम्प्लॉयमेंट एलिवेशन प्रोग्राम ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा प्रेजेंटेशन दिया गया था और मैंने देखा कमेंट बॉक्स में, व्यूज़ में आप सभी ने बच्चों को बहुत सराहा है। आपका आशीर्वाद बच्चों को प्राप्त हुआ है। बेस्ट विशेस आप सब ने बच्चों को दी हैं। तो इसी उम्मीद के साथ आज ये वीडियो पुनः मैं आपके सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ कि आप बच्चों की हौसला अफजाई अवश्य करेंगे और आपकी हौसला अफजाई, आपका आशीर्वाद, आपकी गाइडेंस बच्चों को हमेशा एक सही मार्गदर्शन देगी और जो थोड़ी बहुत बच्चों से प्रेजेंटेशन के दौरान कुछ कमियां भी अवश्य रह गई होंगी, तो उनको बच्चों का प्रयास समझते हुए नज़रअंदाज करेंगे हम लोग और भविष्य में ये उम्मीद करेंगे कि उसमें दिन प्रतिदिन वो लोग सुधार करें और अपने लक्ष्य को, अपने जो भी उन्हें जीवन में अपनी आकांक्षा, अपनी इच्छा, अपना ऑब्जेक्टिव निर्धारित किया हो, उन्हें अपने क्षेत्र में अवश्य सफलता मिलेगी। हम सबका आशीर्वाद, हम सबकी बेस्ट विशेस हमेशा उनके साथ रहेंगी। इसी आशा के साथ मैं आप सबसे ये गुजारिश करती हूँ, ये उम्मीद करती हूँ कि आप बच्चों की हौसला अफजाई अवश्य करेंगे और इस वीडियो के अंत तक बने रहेंगे। थैंक यू सो मच। एक बार पुनः आपसे निवेदन है कि बच्चों का ये जो वीडियो है, उनका जो ये प्रेजेंटेशन है, आप अवश्य देखें और अपना आशीर्वाद कमेंट बॉक्स में उनको अवश्य दें। तो पुनः एक बार मैं बता देती हूँ कि वीडियो का या प्रेजेंटेशन का टॉपिक है हमारा करेंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया एंड द अदर टॉपिक इज़ करेंट फिशियल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सो लेट्स बिगिन। आइए देखते हैं। थैंक यू सो मच। नमस्कार, मैं पूजा आप सभी के सामने मॉनेटरी पॉलिसी के बारे में बताने जा रही हूँ, जो कुछ इस प्रकार है। सबसे पहले हम देखते हैं व्हाट इज़ मॉनेटरी पॉलिसी। मॉनेटरी पॉलिसी इज़ अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट। इट इन्फ्लुएंसेस सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट पॉलिसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मॉनेटरी पॉलिसी हमारी कंट्री की मनी सप्लाई पर कंट्रोल करता है कि हमें पब्लिक को कितना लोन देना है, कितना रेट ऑफ इंटरेस्ट लेना है। इन इंडिया इट इज़ फॉर्मुलेटेड एंड एग्जीक्यूटेड बाय रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया। मॉनेटरी पॉलिसी को रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया बनाता है और उस पर रेगुलेट करता है। क्रिएट्स फेवरेबल एनवायरनमेंट फॉर सेविंग इन एंड इन्वेस्टमेंट्स। फिर उसके बाद हम देखते हैं ऑब्जेक्टिव्स क्या है मॉनेटरी पॉलिसी के। मेंटेन प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल ओवर इन्फ्लेशन, मेक अवेलेबल क्रेडिट फॉर द इकोनॉमिक ग्रोथ ऑफ द कंट्री, प्रमोट सेविंग एंड इन्वेस्टमेंट्स बाय रेगुलेटिंग रेट ऑफ इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट्स। धन्यवाद। Hello ma'am, my name is Srishti Nigam and my roll number is 63 and I am the student of BCom 5th semester. Now I am going to share my presentation on the monetary policy. Monetary policy is such a process by which the monetary authority of the country, generally the central bank of the country, controls the supply of money in the country.
by its control over interest rate in order to maintain stability in the country and achieve the economic growth in the country. Hence, it is designed to maintain the stability in the country, and its other objectives are to promote investment, fixed investment, to promote efficiency and control over bank credits. Thank you, ma'am. Good morning everyone. My name is Mamuna Banu and my roll number is 27. Topic: Current Monetary Policy, Government of India. Subject: Microeconomics. मॉनेटरी पॉलिसी क्या है? मुद्रा नीति भारतीय रिजर्व बैंक की उस नीति को बताया जाता है जिसके माध्यम से देश की मौद्रिक नीति को इस प्रकार नियंत्रित किया जा सकता है कि देश की मुद्रास्फीति को बढ़ावे बिना देश की आर्थिक विकास को बढ़ावा दिया जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी का अध्ययन वर्ष 2016 में किया गया था ताकि देश की मौद्रिक नीति के लिए उचित ब्याज दरों पर पॉलिसी रेट में परिवर्तन किया जा सके। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी की बैठक की अध्यक्षता रिजर्व बैंक के गवर्नमेंट द्वारा की जाती है। मौद्रिक नीति समिति का गठन मौद्रिक नीति समिति MPC में अध्यक्ष सहित कुल 6 सदस्य होते हैं। यह समिति विभिन्न नीतिगत निर्णय लेती है जो कि रेपो रेट, रिजर्व रेपो रेट, MSF और इक्वलिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी आदि से संबंधित होते हैं। सम इम्पोर्टेंट इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। रेपो रेट। रेपो रेट क्या होता है? जब भी बैंक यहाँ पर लोन लेती है RBI से, जो इंटरेस्ट होता है उसे रेपो रेट कहते हैं। रिवर्स रेपो रेट। रिवर्स रेपो रेट क्या होता है? वो रेपो रेट का जस्ट अपोजिट होता है। जब बैंक अपना पैसा RBI के पास जमा करती है तो उसमें RBI जो इंटरेस्ट देती है बैंकों को, तो उसे रिवर्स रेपो रेट कहते हैं। इक्वलिटी एडजस्टमेंट फैसिलिटी। अंत में मैं यही कहना चाहूँगी कि मौद्रिक नीति इस बात को ध्यान रखते हुए बाज़ार में मुद्रा आपूर्ति के कार्य को संबंधित है कि इससे मुद्रास्फीति और मंदी की स्थिति पैदा ना हो। RBI मौद्रिक नीति का केंद्र प्राधिकरण है जो अर्थव्यवस्था में धन के प्रवाह वही को नियंत्रित करने के लिए विभिन्न उपकरणों का प्रयोग करता है। मौद्रिक नीति किसी देश के आर्थिक विकास के लिए बहुत महत्वपूर्ण है। यह साधन वर्तमान आर्थिक स्थिति को समायोजित करते हुए बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। थैंक यू सो मच। Hi, my name is Shipali Chitranshi and my roll number is 57 and I am the student of BCom 5th semester. Now, I am going to share my presentation on monetary policy of India. Monetary policy is the process by which the monetary authority of the country, generally the central bank, controls the supply of money in the economy by its control over interest rates in order to maintain price stability and to achieve high economic growth. Hence, it is designed to maintain price stability in the economy. Other objectives of monetary policy are controlled expansion of bank credit, promoting efficiency, promotion of fixed investment. Thank you. Hey, myself Priya Verma, student of BCom 3rd year from Malapeche College, and today I am here to present my presentation on the topic of current fiscal policy of Government of India. So, first understand what is a fiscal policy. Fiscal policy is a means by which a government adjusts its spending levels and tax rates to monitor and influences a nation's economy. It is the sister strategy to monetary policy through which a central bank influences national's money supply. Now have a look on the Union Budget for FY 2020-21 Fiscal Deficit Target Budget. The Finance Minister Nirmala Sitharaman had said that the government is now looking to achieve a fiscal target of a 3.5% in 2020-21, as you can see in this chart. She also added that she is not expecting any changes in the figure, and when it comes to revenues, the indirect taxes have to be estimated to be
rupees 10,96,520 crores in 2020 to 21. And here some of the objective of a physical policy: employment, full employment, accelerated the rate of economic development, price stability, optimum allocation of resources, equitability distribution of wealth, economic stability, capital formation growth, encouraging investment. I hope you would like my presentation. Thank you. Good morning, ma'am. I am Aishalu Yadav. I am going to present my presentation to ma'am. And now my topic is current physical policy government of India. Now we discuss about what is physical policy. Physical policy is that which is related to the macroeconomics, and the main point is physical policy is that which is related to the budgetary policy. Now we see my chart. Current fiscal policy government of India. Secondly, we discuss what is fiscal policy. Fiscal policy is a part of microeconomics. This policy is also known as budgetary policy. The word physics mean state treasury, and fiscal policy refer to policy concerning the use of state treasury to achieve microeconomic goal. Fiscal policy is mainly that which is related to the budgetary policy and achieve all economic goal under fiscal policy. Now we discuss taxation. Taxation is divided into two parts. First, direct tax. Second, indirect tax. Direct tax include individual income tax and corporate tax. Second, wealth tax at the rate 2%. Secondly, indirect tax, it includes central exercise which is based on manufacturing goods. Second, VAT at 12.5%. Service tax at the rate 14%. And third, custom duty. Now third, we discuss about government policy. Government policy is divided into two parts. First, monetary. Second, physical. Monetary is also divided into two parts. Interest rate. Second, money supply. And now physical policy is divided also into two parts. First, tax. Second, spend. Now aggregate demands. What is aggregate demands? Aggregate demand is that which is related to the household, goods and services, firms, factors. But it all include in the incomes and spending. It is called aggregate demands. Now, instrument of fiscal policy. What is the instrument of fiscal policies? There are four types of fiscal policies instrument. First, budget, taxation, public expenditure, public debt. Budget is that which is prepared by the finance minister. Finance Minister of India. Budget is also known as annual financial statement of the year. The total expenditure is 17,77,477 crore in 2015 and 16. It is the data of this year. Now, factor of production. How we consider first, household, consumer expenditure, wages, rent, dividend, firms. It is all related to the fiscal policy of government. Now, circular flow of income. What is the circular? How we flow our income? First, changes in net injection and leakage. If we withdraw, it is considered three parts: saving, import, taxation. If we injection means export, it is also divided into three parts: investment, export, government spending. Now it is the parts of fiscal policy. Now if we import, take from household which is invest in by the saving, income, consumer expenditure, it is all thrown together by same fiscal policies. Now we all discuss my chart. So it is my chart presentation. Thank you, ma'am.
Anikit, today I want to share something about current monetary policy of India released by RBI. The governor of RBI, Shakti Kant Das, on October 9th announced the Monetary Policy Committee's decision. The RBI governor also announced the host of new measures to be undertaken by the central bank. The MPC evaluated domestic and macroeconomic and financial condition and voted unanimously to leave the policy repo rate unchanged at 4%. It also decided to continue with the accommodative stance of monetary policy as long as necessary, at least during the current financial year, and it to the next year to receive growth on a durable basis and mitigate the impact of COVID-19 while ensuring that inflation remain within the target going forward. The marginal standing facility rate and the bank rate remain unchanged at 4.25%. The reserve repo rate stands unchanged at 3.35%. COVID-19 has tested and severely stretched our resource and our endurance. Our travels are not over yet, and renewed risk in infection remains at serious risk, but we will reach deep into our fortitude and inner strength overcome whatever challenges COVID-19 may unleash going forward. Thank you. मैम एंड माई टेंथ। मेरा नाम आंचल अग्रहरी है और मेरा रोल नंबर फर्स्ट है और मेरे टॉपिक का नाम है करेंट फिजिकल पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज हम बात करने जा रहे हैं देश की राजकोषीय नीति के बारे में। राजकोषीय नीति के माध्यम से एक देश की सरकार अर्थव्यवस्था को नेविगेट करने के लिए कर, राजस्व और सार्वजनिक व्यय के प्रवाह को नियंत्रित करती है। यदि सरकार खर्च करने से अधिक राजस्व प्राप्त करती है तो यह अधिशेष चलाता है, जबकि यदि यह कर और गैर कर प्राप्तियों से अधिक खर्च करता है तो यह घाटे में चलता है। अतिरिक्त व्यय को पूरा करने के लिए सरकार को घरेलू या विदेशों से उधार लेने की आवश्यकता है। वैकल्पिक रूप से सरकार अपने विदेशी मुद्रा भंडार को आकर्षित करने या अतिरिक्त धन प्रिंट करने का विकल्प भी चुन सकती है। अब हम बात करेंगे भारत में राजकोषीय नीति का महत्व। भारत जैसे देश में राजकोषीय नीति सार्वजनिक और निजी दोनों क्षेत्रों में पूंजी निर्माण की दर को बढ़ाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। कराधान के माध्यम से राजकोषीय नीति अपने कई परियोजनाओं के वित्त पोषण के लिए काफ़ी मात्रा में संसाधन जुटाने में मदद करती है। राजकोषीय नीति बचत दर को बढ़ाने के लिए प्रोत्साहन प्रदान करने में भी मदद करती है। राजकोषीय नीति के उद्देश्य पूर्ण रोजगार को बनाए रखने और प्राप्त करने के लिए, मूल्य स्थिर को स्थिर करने के लिए, अर्थव्यवस्था की विकास दर को स्थिर करना, भुगतान संतुलन में संतुलन बनाए रखने के लिए, अविकसित देशों के आर्थिक विकास को बढ़ावा देना। भारत की राजकोषीय नीति के हमेशा दो उद्देश्य हैं, अर्थात अर्थव्यवस्था के विकास के प्रदर्शन में सुधार और लोगों को सामाजिक न्याय सुनिश्चित कराना। जी है हमारे देश के 2020 का बजट। राजकोषीय नीति के उद्देश्यों जैसे कि आर्थिक विकास, मूल्य स्थिरता, सामाजिक न्याय आदि को तभी प्राप्त किया जा सकता है जब सार्वजनिक व्यय, कराधान, उधार और घाटे के वित्त पोषण जैसी नीति के साधनों का प्रभावी ढंग से उपयोग किया जाता है। यद्यपि भारत की राजकोषीय नीति में अंतराल है, भारत की राजकोषीय नीति की युक्ति संगत और विकास उन्मुख बनाने की तत्काल आवश्यकता है। राजकोषीय नीति की सफलता कार्यान्वयन के दौरान समय पर उपाय और उसकी प्रभावी प्रशासन पर भी निर्भर करती है। थैंक यू। Hello everyone, I am Harshita Kumari, roll number 17. I am pursuing BCom third year from Mahila Vidyalaya PG College. I am saying about this topic. This topic is current fiscal policy and current monetary policy. Fiscal policy. It is government policy of expenditure and revenue, and monetary policy.
It refers to the use of instrument under the control of Reserve Bank of India to regulate the availability, cost and use of credit. Objectives of monetary policy: inflation, unemployment, currency exchange rate, tools of monetary policy, and open market operation. Open market operation: the central bank can either purchase or sell securities issued by the government to affect the money supply. For example, central bank can purchase government bonds. As a result, banks will obtain more money to increase the lending and money supply in the economy. Types of fiscal policy: fiscal policy, discretionary policy and non-discretionary policy. Discretionary policy: to cure recession, to control inflation, increase in government expenditure, raising taxes to control inflation, reduction of taxes, disposing of budget surplus. Non-discretionary policy: transfer payment, personal income taxes, corporate income taxes and corporate dividend policy. एंड ये है वर्ल्ड इकोनॉमिक ग्रोथ रेट। जैसे कि आप ये देख सकते हैं, इसमें हमने रेशियो शो किया है 2013 टू 2019 तक। मतलब कैसे हमारे वर्ल्ड में इकोनॉमिक ग्रोथ रेट क्या है अभी तक, मतलब कैसे बढ़ रहा है, कैसे। एंड देन conclusion: both monetary and fiscal policies are integral part in national macroeconomic stabilization agendas, which are designed to achieve a certain policy objectives such as stable low inflation or higher output growth. According to monetarized views, monetary policy has had a more significant role than fiscal policy. That is, thank you. Kakisha Siddiqui. My topic is current monetary policy of government in India. Monetary policy वो होती है, monetary policy is a process जो प्राइस को स्टेबलाइज करता है और वो कैश के फ्लो को कंट्रोल करता है ताकि स्टेबिलिटी बनी रहे। इसकी अथॉरिटी RBI को होती है। यह इकनॉमी में प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए डिज़ाइन किया गया है। इसके अंतिम ऑब्जेक्टिव्स कुछ है जो RBI ने तय करे हैं, वो है प्राइस स्टेबिलिटी, कंट्रोल एक्सपेंशन ऑफ बैंक, प्रमोशन ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रेस्ट्रिक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक्स, प्रमोटिंग एफिशिएंसी एंड रिड्यूसिंग रिजिडिटी। मॉनेटरी पॉलिसी की कमेटी ये RBI एक्ट 1934 में, फिनांस एक्ट 2016 में एक मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के लिए स्टैचुटरी एंड इंस्टीट्यूशनलाइज्ड फ्रेमवर्क द्वारा प्राइस स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए संशोधित किया गया था। मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी को स्पेसिफाइड टारगेट लेवल के भीतर इन्फ्लेशन बनाए रखने के लिए आवश्यक बेंचमार्क पॉलिसी रेट, रेपो रेट को मेंटेन करने का काम सौंपा गया है। RBI एक्ट के प्रोविज़न के अनुसार मॉनेटरी पॉलिसी कमेटी के 6 मेंबर, 3 RBI के होंगे और अदर 3 मेंबर सेंट्रल गवर्नमेंट के होंगे। इन्फ्लेशन रेट इसकी है 0.62%। मॉनेटरी ऑपरेशन, मौद्रिक संचालन। मॉनेटरी ऑपरेशन में मॉनेटरी टेक्निक इन्वॉल्व होती है जो मनी सप्लाई, स्थिर इंटरेस्ट रेट, स्टेबल एक्सचेंज रेट, हेल्थी बैलेंस ऑफ पेमेंट, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी बनाए रखने के लिए एम से सप्लाई ऑफ सप्लाई, इंटरेस्ट रेट और क्रेडिट की अवेलेबिलिटी पर आधारित है। RBI इंडिया का शीर्ष एपेक्स इंस्टीट्यूट जो कंट्री की मॉनेटरी पॉलिसी की निगरानी और रेगुलेट्स करता है, इन्फ्लेशन को कंट्रोल करके प्राइस को स्टेबलाइज करता है। इंस्ट्रूमेंट ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी, इंस्ट्रूमेंट है इसके मतलब इसकी कैश फ्लो को कैसे कंट्रोल कराता है, मनी फ्लो को कैसे कंट्रोल करते हैं, इनके कुछ इंस्ट्रूमेंट हैं वही बताया गया है। पहला तो है कि ओपन मार्केट। ओपन मार्केट वहाँ वो होता है जहाँ पर गवर्नमेंट अपनी सिक्योरिटी और बॉन्ड्स की बाइंग और सेलिंग करता है।
करता है। आरबीआई क्रेडिट के फ्लो को कंट्रोल करने के लिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को सेल करता है और क्रेडिट फ्लो को इंक्रीज करने के लिए गवर्नमेंट की सिक्योरिटी को बाय करता है। ओपन मार्केट ऑपरेशन बैंक रेट पॉलिसी की इफेक्टिव बनाता है और गवर्नमेंट मार्केट में स्टेबिलिटी बनाए रखता है। CRR नकद आरक्षित अनुपात डिपॉजिट का एक सर्टेन परसेंटेज है जो बैंकों को आरक्षित या शेष राशि के रूप में आरबीआई के पास रखता है। आरबीआई के साथ CRR जितना अधिक होता है लोअर सिस्टम में तरलता उतनी ही अधिक होती है। 50% रिड्यूस 1919, 50% इन 2002, 19 अक्टूबर 2020, फिर CRR 3.00% है। एंड नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ तक कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने टोटल टाइम और डिमांड देनदारियों के किसी भी समय अपने आप के साथ एक सर्टेन क्वांटिटी में लिक्विडिटी एसेट बनाए रखना पड़ता है। SLR 38.5% to 25% बिकॉज सजेशन ऑफ द नरसिम्हा कमिटी 19 अक्टूबर 2020 SLR 13% है। बैंक रेट पॉलिसी वो होती है, बैंक रेट पॉलिसी को डिस्काउंट रेट पॉलिसी भी बोला जाता है, जो बैंकिंग सिस्टम को फंड्स और लोन्स प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई द्वारा लगाए गए ब्याज की दर है। 9 अक्टूबर 2020 तक बैंक रेट 4.25% है। इसके कुछ पॉइंट्स है कि क्रेडिट सीलिंग, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, मोरल सुएशन, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। एंड लास्ट कंक्लूजन है मेरा, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबिलिटी के साथ विकास प्राप्त करने में सहायक है। जब भी गति बनाए रखने चुनौतियां होती हैं तो हमें लाखों गरीबों और बेरोजगारों के विकास को सार्थक बनाने की ज़रूरत है। विशेष रूप से मूल और वित्तीय स्थिरता निस्संदेह त्वरित वृद्धि की सुविधा प्रदान करेगी। थैंक यू। मेरा नाम जया मिश्रा है और मेरा टॉपिक है करंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले बात करेंगे हम मौद्रिक नीति की। मौद्रिक नीति रिजर्व बैंक की नीति है जो कि अधिनियम में वर्णित अपने लक्ष्यों को पूरा करने के लिए रेपो दर, रिवर्स रेपो दर और लिक्विडिटी समायोजन सुविधा के अंतर्गत और भी बहुत सारी मौद्रिक सेवाओं का उपयोग करती है। इसका मुख्य उद्देश्य देश के विकास के साथ साथ मूल्यों में स्थिरता प्रदान करना भी है। वर्तमान समय की अगर हम परिस्थितियों की बात करें तो इनमें कोविड-19 को मद्देनजर रखते हुए मौद्रिक नीति समिति की द्विमासिकी बैठक की जा चुकी है, जिसमें बहुत सारे महत्वपूर्ण निर्णय लिए गए हैं। एमसीपी ने वर्तमान समय की परिस्थितियों को देखते हुए और इनका वित्तीय विश्लेषण करते हुए बहुत सारे आक्रामक निर्णय लिए हैं, जिनसे देश के विकास स्तर को ध्यान में रखा गया है और कोविड-19 के प्रभावों को कम करने की कोशिश की गई है। जिसमें से पहला है हमारा चलनिधि समायोजन सुविधा, जिसमें रेपो दर के 40 आधार अंकों को काट करके 4.40% से 4.00% कर दिया गया है। दूसरा ALAAF में रिवर्स रेपो दर के 40 आधार अंकों को घटा करके 3.75% से 3.35% तक कर दिया गया है। और तीसरा और सबसे लास्ट सीमांत स्थायी सुविधा, जिसमें दर और बैंकों की दरों को 4.65% से घटा करके 4.25% तक कर दिया गया है। तो कुल मिलाकर के ये जो चेंजेस किए गए हैं, ये कोविड-19 के प्रभावों को कम करने के लिए और साथ ही साथ हमारे देश के विकास और मूल्यों में स्थिरता प्रदान करने के लिए किए गए हैं। थैंक यू सो मच। आज मैं आपको करंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ इंडिया के बारे में कुछ बताने जा रही हूँ। मेरा नाम दिव्यानी सिंह है और मेरा प्रोजेक्ट है माइक्रो इकोनॉमिक्स का। हम बात करेंगे सबसे पहले मॉनेटरी पॉलिसी क्या है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है, जिससे कि इकोनॉमी में फ्लो ऑफ इनकम को कंट्रोल किया जा सके
और इन्फ्लेशन को कंट्रोल किया जा सके। अब बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी बनाई क्यों जाती है, यानी कि ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। तो मॉनेटरी पॉलिसी बनाई जाती है प्राइस स्टेबिलिटी के लिए, कंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट, प्रमोशन ऑफ फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट, रिस्ट्रिक्शन ऑफ इन्वेंट्रीज एंड स्टॉक्स, प्रमोशन एफिशिएंसी, रिड्यूसिंग रिजिडिटी। अब हम बात करेंगे कि मॉनेटरी पॉलिसी होती कितने टाइप्स की है। तो मॉनेटरी पॉलिसी जो है वो दो तरीके की होती हैं, क्वालिटेटिव एंड क्वांटिटेटिव। क्वांटिटेटिव मॉनेटरी पॉलिसी में कई तरीके के रेट्स होते हैं, जैसे बैंक रेट, रेपो रेट, रिवर्स रेपो रेट, ओपन मार्केट ऑपरेशन, CRR और SLR। तो ये सब रेट्स होते हैं जिनके जरिए हम हमारी सेंट्रल बैंक जो है वो इकोनॉमी में इन्फ्लेशन को कंट्रोल करती है। इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन इन्हीं रेट्स के जरिए कंट्रोल किए जा सकते हैं। अगर और अब बात करेंगे क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल। तो क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल के दो तरीके हो सकते हैं, मॉरल सुएसन और चेंज इन मार्जिन मनी। ये दो तरीके से हम क्वालिटेटिव क्रेडिट कंट्रोल कर सकते हैं। हमारी जो सेंट्रल गवर्नमेंट है, अगर हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन होता है तो वो इन रेट्स को बढ़ा देती है, जिसके जरिए इकोनॉमी में मनी आना कम हो जाता है और इन्फ्लेशन घट जाता है। और अगर हमारे इकोनॉमी में रिडक्शन की मात्रा ज़्यादा हो जाती है तो फिर जो सेंट्रल बैंक होता है वो इन रेट्स को कम कर देती है, जिसकी वजह से इनकम इकोनॉमी में ज़्यादा जाने लगती है और कंजम्पशन बढ़ जाता है, जिसकी वजह से रिडक्शन कम हो जाता है। हमारे देश में मॉनेटरी पॉलिसी सेंट्रल बैंक बनाती है, जो कि इस बात को ध्यान में रख के बनाई जाती है कि हमारी इकोनॉमी में इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन की स्थिति पर सुधार लाया जा सके और उस पर नियंत्रण रखा जा सके। अगर ये पॉलिसी हमारे इकोनॉमी में कारगर होती हैं तो हमारी इकोनॉमी की ग्रोथ और GDP बढ़ेगी और हमारा देश आगे जाएगा। और अगर ये पॉलिसीज हमारे देश में अच्छे से लागू हो जाती हैं तो इन्फ्लेशन और डिफ्लेशन जैसी प्रॉब्लम हमारी इकोनॉमी से खत्म हो जाएगी। धन्यवाद। आशा करती हूँ कि आपको मेरा वीडियो पसंद आएगा। हेलो एवरीवन, मेरा नाम कोमल श्रीवास्तव है। मैंने माइक्रो इकोनॉमिक्स के करंट फिजिकल पॉलिसी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया भारत सरकार की वर्तमान राजकोषीय नीति पर अपना प्रोजेक्ट तैयार किया है, जिसका प्रेजेंटेशन मैं आप लोग के सामने प्रस्तुत करने जा रही हूँ। राजकोषीय नीति का संबंध राजस्व से है। ये राजस्व सार्वजनिक आय, सार्वजनिक व्यय और सार्वजनिक ऋण से संबंधित है। राजकोषीय फिजिकल पॉलिसी भारत के साथ साथ किसी भी देश के समग्र आर्थिक ढांचे का महत्वपूर्ण घटक है। फिजिकल पॉलिसी के कुछ प्रमुख घटक इस प्रकार हैं, जैसे कि बजट, कराधान, सार्वजनिक व्यय, सार्वजनिक ऋण और राजकोषीय घाटा। ये सभी राजकोषीय नीति के प्रमुख घटक हैं। राजकोषीय नीति फिजिकल पॉलिसी दो तरीके की होती है, एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी विस्तारवादी राजकोषीय नीति और कॉन्ट्रैक्शनरी फिजिकल पॉलिसी मतलब संकुचनकारी राजकोषीय नीति। एक्सपेंशनरी फिजिकल पॉलिसी विस्तारवादी राजकोषीय नीति में गवर्नमेंट स्पेंडिंग, सरकारी खर्च, सरकारी व्यय अधिक और कर कम होता है, जबकि संकुचनकारी राजकोषीय नीति में सरकारी व्यय कम और कर अधिक होता है। भारत सरकार की राजकोषीय नीति के अनुसार भारत के नागरिक कर के रूप में सरकार को मुद्राएं देते हैं और भारत सरकार उन्हीं कर के माध्यम से होने वाले लाभों को पुनः नागरिकों को वापस करती है। समस्त अध्ययन के बाद कंक्लूजन के रूप में निष्कर्ष के रूप में हम ये कह सकते हैं कि राजकोषीय नीति का आशय सरकार की नीतियों से जो वह खर्च, निवेश और टैक्स की दरों को लेकर बनाती है।
इसका मकसद टैक्स की दरों और सार्वजनिक खर्च के बीच में संतुलन बैठाना होता है ताकि महंगाई बढ़े बगैर आर्थिक विकास सुनिश्चित हो सके। संक्षेप में हम कह सकते हैं राजकोषीय नीति सार्वजनिक आय और सार्वजनिक व्यय के बीच के संबंध को स्थापित करती है। धन्यवाद। थैंक यू। बाय। Good morning, ma'am. My name is Dipanshi Shukla. I am a student of BCom third year, semester 5th. My college name is Mahila Vidyalaya Degree College. My roll number is 12. Today I am giving my presentation on current monetary policy in India, and I am giving my some point of view and ideas. तो मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया है जिसकी मदद से रिजर्व बैंक अर्थव्यवस्था में पैसे की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। मॉनेटरी पॉलिसी से कई कार्यों को पूरा भी किया जाता है। इसमें महंगाई पर अंकुश, कीमतों में स्थिरता और टिकाऊ आर्थिक विकास दर का लक्ष्य हासिल करना भी शामिल है। रोजगार के अवसर तैयार करना भी इसके उद्देश्यों में से ही एक है। तो मैं आपको कुछ चार्ट्स दिखाना चाहती हूँ। एंड दिस इज़ द बैंक्स हैव पम्प्ड। जो हमारा कोविड-19 है उसके अकॉर्डिंग जो हमारा रिज़र्व बैंक का जो स्ट्रक्चर है वो कुछ इस तरह से है। ये आप देख सकते हैं कि जो है ये आपको दिख रहा होगा। तो इसमें सारी बैंक्स जो इम्पोर्टेंट्स हैं वो दी हुई है नीचे यहाँ पे। तो इसके अकॉर्डिंग ये आपका मैंने एक जो है डायग्राम बनाया है, इससे आपको समझ में आ जाएगा। एंड द सेकंड इज़ जो हमारा है वो कुछ इस तरह से, ये फर्स्ट डायग्राम है। ये हमारा है इंडिया मॉनेटरी पॉलिसी मार्च 2020 में। जो हमारा मार्च 2020 में जो हमारा स्ट्रक्चर था वो कुछ इस तरह से था। MSF रेट एंड रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट, ये हमारा कुछ इस तरह से स्ट्रक्चर बना हुआ है। एंड द थर्ड इज़ ये हमारा मॉनेटरी पॉलिसी ये प्रोसेस है। ये हमारा जो मॉनेटरी पॉलिसी होता है वो इस प्रोसेस से ही होता हुआ ही जाता है। ठीक है, तो ये आपको दिख रहा होगा। एंड थैंक यू सो मच। आई होप आपको ये समझ में आया होगा। सो थैंक यू सो मच। My name is Palak Sharma and my topic is current monetary policy of Government of India. मौद्रिक नीति एक ऐसी प्रक्रिया होती है जिसके द्वारा किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण आमतौर पर केंद्रीय बैंक मूल्य स्थिरता बनाए रखने और उच्च आर्थिक वृद्धि को प्राप्त करने के लिए ब्याज दरों पर अपने नियंत्रण से अर्थव्यवस्था में धन की आपूर्ति को नियंत्रित करता है। ऑब्जेक्टिव्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट, प्राइस स्टेबिलिटी। मूल्य स्थिरता से तात्पर्य मूल्य स्थिरता पर काफी जोर देने के साथ साथ आर्थिक विकास को बढ़ावा देना भी है। सेकेंड, कंट्रोल्ड एक्सपेंशन ऑफ बैंक क्रेडिट। थर्ड, प्रमोटिंग एफिशिएंसी। फोर्थ, रिड्यूसिंग रिगिडिटी। फिफ्थ, प्रमोशन टू फिक्स्ड इन्वेस्टमेंट। टूल्स ऑफ द मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट, क्वांटिटेटिव टूल्स यानी मात्रात्मक उपकरण। इसके अंतर्गत दो आते हैं, रिजर्व रेशियो एंड सेकंड आता है हमारा ओपन मार्केट ऑपरेशंस। मुद्रा आपूर्ति को नियंत्रित करने के लिए आरबीआई खुले बाजार में सरकारी प्रतिभूतियों को खरीदता और बेचता है। कंक्लूजन के बेस से हम ये कह सकते हैं कि विकासशील अर्थव्यवस्था में मुद्रास्फीति, मौद्रिक नीति, अच्छी तरह से क्रेडिट संस्थानों के माध्यम से ऋण की आपूर्ति और आर्थिक विकास की प्रक्रिया को सुविधाजनक बनाने में महत्वपूर्ण भूमिका निभा रही है। थैंक यू। Good morning, respected ma'am and all my friends. My name is Harti Shukla. My roll number is 7. My project topic is current fiscal policy of Government of India. राजकोषीय नीति सरकार के राजस्व संग्रह तथा व्यय के समुचित नियमन द्वारा अर्थव्यवस्था को वांछित दिशा देती है, जिसे हम राजकोषीय नीति कहते हैं। अतः राजकोषीय नीति के मुख्य दो औजार होते हैं। फर्स्ट, कर स्तर में ढांचे में परिवर्तन करना तथा दूसरा है सरकार के विभिन्न मदों में परिवर्तन करना।
ऐसी कोई अर्थव्यवस्था नहीं है जो राजकोषीय नीति के बिना संभव है, पर बहस इस बात की कि आर्थिक प्रबंधन की व्यवस्था के लिए कौन सी नीति को अपनाना चाहिए। राजकोषीय नीति युद्ध और शांति के समय अनेक प्रकार की होती है। युद्ध के समय सेना पर होने वाले खर्च की भरपाई के लिए राजस्व को राजकोषीय नीति टैक्स के रूप में ऋण देती है। दूसरी तरफ अगर सरकार के ऊपर भारी कर्ज होता है तो उसे उस कर्ज को उतारने में काफी टेंशन होती है, जिससे वो राजस्व की जुगाड़ करने की बजाय कर्ज उतारने में लगी रहती है। राजकोषीय नीति के द्वारा बुद्धिमान सरकारें राष्ट्रीय व्यवस्था को स्थिर बनाने की भूमिका को निभाती हैं। इसी तरह राजकोषीय नीति के मुख्य उद्देश्य होते हैं। पहला होता है पूंजी में निर्माण करना, दूसरा राष्ट्रीय आय में वृद्धि करना, तीसरा आय व धन के वितरण की विषमताओं को कम करना और चौथा होता है कि रोजगार की सुअवसरों में वृद्धि करना। इसी प्रकार देखें तो राजकोषीय नीति का महत्व भी दो प्रकार का होता है। पहला होता है मंदी काल में राजकोषीय नीति तथा दूसरा होता है मुद्रास्फीति काल में राजकोषीय नीति। हम लास्ट में यह बोल सकते हैं कि राजकोषीय नीति को सुधार करने के लिए हम किस प्रकार के उपाय को अपना सकते हैं। पहला होता है कि गैर योजनागत व्यय में कमी करनी चाहिए। दूसरा विदेशी ऋणों पर निर्भरता को कम से कम करना चाहिए। तीसरा बढ़ते हुए राजस्व घाटों को कम किया जाना चाहिए तथा फोर्थ प्रत्यक्ष करों में वृद्धि की जानी चाहिए। फाइव राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति में आपसी तालमेल बनाया चाहिए ताकि अगर हमें किसी भी प्रकार की कोई संकट आता है तो हमें यह तय करने में आसानी रहती। इस संकट में हमें कौन सी नीति को अपनाना उचित है कि राजकोषीय नीति के बिना यह कार्य संभव हो पाएगा या मौद्रिक नीति के बिना। इसीलिए हम लास्ट में यह कहना चाहेंगे कि हमें राजकोषीय नीति और मौद्रिक नीति के संबंध में आपसी तालमेल को बना के चलना चाहिए तथा उसमें उचित मतभेद नहीं करना चाहिए। थैंक यू। Hello, my name is Pragya Rai. My roll number is 39 and my topic is current monetary policy of Government of India. ये पॉलिसी भारतीय रिजर्व बैंक द्वारा किया गया। ये मौद्रिक नीति की एक ऐसी नीति होती है इसके माध्यम से किसी देश के मौद्रिक प्राधिकरण खासकर उस देश में सेंट्रल बैंक को देश को अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों को नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करता है तथा हमारे आरबीआई के द्वारा भारतीय रिजर्व बैंक 2016 27 जून 2016 को किया गया। भारतीय रिजर्व बैंक के अधिनियम में संशोधन करते हुए भारत में नीति निर्माण की एक ऐसा नवगठित मौद्रिक नीति समिति एसवी को सौंप दिया गया है। मौद्रिक नीति एक उपाय उपकरण है जिसके द्वारा केंद्रीय बैंक दरों पर नियंत्रित की अर्थव्यवस्था को मुद्रा को प्रभावित करता है को नियंत्रित करता है, मूल स्थिरता को बनाए रखने और उच्च विकास की दर को लक्ष्य प्राप्त में प्रयास करता है। भारतीय संदर्भ भारतीय रिजर्व बैंक के आरबीआई के संशोधन को संस्था को जो अर्थव्यवस्था मूल स्थिरता को इस नीति को उपयोग करता है। नई एसपीसी में 6 सदस्यों को चुना जाता है तथा 3 आरबीआई द्वारा चुना जाता है, 3 गवर्नमेंट द्वारा चुना जाता है। इसके अंतर्गत आरबीआई के 3 गवर्नर, डिप्टी गवर्नर तथा में अधिकारियों में से 1 गवर्नर, 1 डिप्टी गवर्नर तथा 1 अन्य अधिकारी शामिल होगा। मौद्रिक नीति नियंत्रित के लिए यह समिति वर्ष 4 बार मिलेगी और सर्वसम्मति से निर्णय लेगी। यदि हाँ या ना को लेकर बराबरी को मत आता है तो गवर्नर को निर्णयात्मक मत देते हुए अधिकारी होगा। वर्तमान को इसमें से भारत सरकार के 3 सदस्य प्रवीण दुआ, चेतन घाटे, रवीन ढोकलिया और आरबीआई के 3 सदस्य गवर्नर शांतिकांत डिप्टी गवर्नर आर गांधी, माइकल पात्रा होता है तथा रेपो रेट हमारा तब देखा जाता है। रेपो रेट जब हमारे आरबीआई गवर्नमेंट आरबीआई से लोन लेती है तो गवर्नमेंट को रेपो रेट देना पड़ता है। थैंक यू सो मच। Teacher, myself Jayanta Kumari. I am
BCom third year, fifth semester. My project topic is current monetary policy of government of India. भारत सरकार की वर्तमान मौद्रिक नीति। जैसा कि हम सभी जानते हैं कि मौद्रिक नीति से अभिप्राय किसी देश की मुद्रा चलन की व्यवस्था को नियमित एवं नियंत्रित करने से है, जिससे कि उस देश की मुद्रा और ऋण की उपलब्धता, लागत और उपयोग को नियंत्रित किया जा सके तथा उस देश की विकास दर को बढ़ाया जा सके। केंद्र के अनुसार मौद्रिक नीति का आशय एक निश्चित उद्देश्य की पूर्ति के लिए मुद्रा के चलन को विस्तृत एवं संकुचित करने की व्यवस्था करने से है। हमारे देश में मौद्रिक नीतियां RBI रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया द्वारा बनाई जाती हैं। मौद्रिक नीति के उद्देश्य मूल रूप से मूल्य स्थिरता लाना, ऋण का समान वितरण करना, रोजगार में वृद्धि करना तथा देश का आर्थिक विकास करना है। RBI अधिनियम सन 1934 की धारा 45ZB के अनुसार मौद्रिक नीति समिति MPC की स्थापना की गई। यह समिति रिजर्व बैंक द्वारा मुद्रा के नियंत्रण एवं नियमन की योजनाएं बनाती है तथा उसका क्रियान्वयन करती है। मौद्रिक नीति विभाग MPD एक ऐसा विभाग है जो MPC की सहायता करता है नीतियों को बनाने एवं नीतियों को लागू करने में। इसके अतिरिक्त वित्तीय समिति की स्थापना की गई, जिसके अतिरिक्त वित्तीय समिति MPC तथा MPD के अंतर्गत कार्य करती है और मौद्रिक नीति बनाने में सहायता करती है। हमारे देश में मौद्रिक नीति के कुछ महत्वपूर्ण लिखत इस रूप से है: रेपो दर, रिजर्व रेपो दर, संशोधित समायोजन समिति आदि। हमारे देश में मौद्रिक नीति का अत्यंत महत्वपूर्ण महत्व है। हमारे देश में मौद्रिक नीति अत्यंत महत्व रखती है। इसके अंतर्गत हमारे देश में बेरोजगारी में कमी होती है, रोजगार में वृद्धि होती है, देश में ऋण का समान वितरण होता है, देश विकास की ओर आगे बढ़ता है। निष्कर्ष रूप में ये डायग्राम दिखाना चाहूँगी और कहना चाहूँगी कि किसी भी देश में विकास के लिए मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। यदि देश में पैसे की ज़रूरत हो और पैसे की कमी हो तो इससे निवेशक वर्ग पर अधिक प्रभाव पड़ेगा, और यदि हमारे देश में पैसे की अत्यधिक आपूर्ति हो जिससे कि हमारा गरीब वर्ग प्रभावित होगा। अर्थात नीतियों के निर्माण के समय निर्माताओं को यह ध्यान में रखना चाहिए कि मुद्रा का प्रसार एक संतुलित अवस्था में हो, जिससे कि हमारा देश विकास की ओर आगे से आगे अग्रसर हो सके और विकसित हो सके। Hello everyone, my name is Ritika Singh and my topic is current monetary policy of Government of India. What is monetary policy? Monetary policy is the macroeconomic policy laid down by the central bank. It involves management of supply and interest rate. Is the demand side economic policy used to the government of a country to achieve macroeconomic objectives like inflation, consumption, growth and liquidity. In India, monetary policy of the Reserve Bank of India is aimed at managing the quantity of money in order to meet the requirements of different sectors of the economy. RBI Monetary Policy 2020. The monetary policy is a policy formulated by the central bank, that is RBI, Reserve Bank of India, and relates to the monetary matters of the country. The policy involves measures taken to regulate the supply of money, availability and cost of credit in the economy. Key indicators. In 2020, CRR is 3%, SLR is 18%, repo rate is 4.40%, the reverse repo rate is 3.75%, the marginal standing facility rate is also known as MSF rate is 4.65% and the bank rate is 4.65%. CRR, cash reserve ratio. Bank requires to set aside the portion of cash with the RBI. SLR, statutory liquidity ratio. Statutory liquidity ratio. Banks are required to set aside the portion in liquid assets such as gold. Fiscal policy. It is the major part of economy. The policy set by the finance ministry that deals with matters related to government expenditure and revenue matters include matters such as raising of loans, tax policies, service charges, non-tax matters such as investment, etc. While expenditure matters include salaries, pensions, subsidiaries, funds and etc.
The Reserve Bank of India have reduced the repo rate and reverse repo rate to 4.00 and 4% on 27th March 2020. However, with coronavirus pandemic hurting the economy, the central bank has reduced the reverse repo rate 25 points on April 17 and reduced the repo rate stands at 3.75%. On 27th March, RBI reduced the MSF rate and bank rate to 4.65% respectively. Thank you. Good morning, ma'am. Myself Samiksha and my roll number is 49. This is my project. My subject is microeconomics, and this topic is current monetary policy of India 2020. Then I talk about what is monetary policy. Monetary policy is the microeconomics policy laid down by the central bank. It involves management of money supply and interest rate, and the demand side economic policy used by the government of a country to achieve microeconomics objective like inflation, consumptions, growth and liquidity. And types of monetary policy, it's a two types. First is contractionary monetary policy, second is expansionary monetary policy. First, contractionary monetary policy is driven by increasing in the various base interest rate controlled by modern central banks or other means producing growth in the money supply. The goal is to reduce inflation by limiting the amount of active money circulating in the economy. The second is expansionary monetary policy. Expansionary monetary policy works by expanding the money supply faster than usual or lowering short terms interest rate. It is intact by central market operation about through open market operation, reserve requirement and setting interest rate. Thank you. गुड मॉर्निंग मैम, मेरा नाम अपर्णा तिवारी है और मेरा रोल नंबर 6 है। आज का जो टॉपिक है भारत में मौद्रिक नीति। तो मौद्रिक नीति से तात्पर्य ऐसी नीति से है जिससे किसी देश की अर्थव्यवस्था में महंगाई को किस तरह से नियंत्रित की जा सके, इसका उपाय किया जाता है। और मौद्रिक नीति से तात्पर्य ऐसी नीति से है जिसमें किसी देश की मुद्रा को नियंत्रित कर रखा जाता है ताकि महंगाई को नियंत्रण में रखा जा सके। अब मौद्रिक नीति कब शुरू होती है, मौद्रिक नीति किसके द्वारा चलाई जाती है? तो मौद्रिक नीति 2016 से पहले आरबीआई के द्वारा संचालित थी, किंतु अब 2016 के बाद से मौद्रिक नीति समिति के द्वारा चलाई जाती है। और इस समिति के द्वारा ऐसे उपाय किए जाते हैं कि जिससे महंगाई को और मुद्रा को नियंत्रण में रखा जा सके। तो मौद्रिक नीति में हम ये देखते हैं, मौद्रिक नीति में ये देखा जाता है कि मुद्रा को जब मुद्रा की मात्रा बढ़ जाती है तो मुद्रा की मात्रा को कम किया जाता है, और जब बाजार में मुद्रा की मात्रा में कमी होती है तो मुद्रा की मात्रा को बढ़ा दिया जाता है। इसके लिए कई उपकरणों का इस्तेमाल करते हैं, जैसे CRR है, SLR है और बैंक दर है। इसमें क्या होता है, बैंक दर में क्या होता है कि जो बैंक होता है आरबीआई बैंक, वो अन्य वाणिज्यिक जो बैंक होते हैं या व्यावसायिक जो बैंक होते हैं उन्हें किस दर पर ऋण देता है बैंक, उसे हम बैंक दर कहते हैं। मतलब जिस दर पर आरबीआई अन्य वाणिज्यिक और व्यावसायिक बैंकों को ऋण देता है उसे हम बैंक दर कहते हैं। तो इस हिसाब से ये कुछ उपकरण हैं जिनके द्वारा आरबीआई और मौद्रिक नीति समिति के द्वारा इसको महंगाई को स्थिर
और कम करने का प्रयास किया जाता है। देश की अर्थव्यवस्था को किस तरह से सुचारू रूप से चलाया जा सके और मुद्रा की अधिकता को किस तरह से कंट्रोल में लाया जा सके, इसका उपाय किया जाता है। नमस्कार। का एक सर्टेन परसेंटेज है जो बैंकों को आरक्षित या शेष राशि के रूप में आरबीआई के पास रखता है। आरबीआई के साथ सीआरआर जितना अधिक होता है, लोअर सिस्टम में तरलता उतनी ही अधिक होती है। 50% रिड्यूस 1919, 50% इन 2002, 19 अक्टूबर 2020, फिर सीआरआर 3.00% है। एंड नेक्स्ट है स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। यहाँ तक कि फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन को अपने टोटल टाइम और डिमांड देनदारियों के किसी भी समय अपने आप के साथ एक सर्टेन क्वांटिटी में लिक्विडिटी एसेट बनाए रखना पड़ता है। SLR 38.5% to 25% बिकॉज सजेशन ऑफ द नरसिम्हा कमिटी 19 अक्टूबर 2020 SLR 13% है। बैंक रेट पॉलिसी वो होती है, बैंक रेट पॉलिसी को डिस्काउंट रेट पॉलिसी भी बोला जाता है, जो बैंकिंग सिस्टम को फंड्स और लोन्स प्रोवाइड करने के लिए आरबीआई द्वारा लगाए गए ब्याज की दर है। 9 अक्टूबर 2020 तक बैंक रेट 4.25% है। इसके कुछ पॉइंट्स है कि क्रेडिट सीलिंग, क्रेडिट ऑथराइजेशन स्कीम, मोरल सुएशन, रेपो रेट एंड रिजर्व रेपो रेट। एंड लास्ट कंक्लूजन है मेरा, मॉनेटरी पॉलिसी स्टेबिलिटी के साथ विकास प्राप्त करने में सहायक है। जब भी गति बनाए रखने चुनौतियां होती हैं तो हमें लाखों गरीबों और बेरोजगारों के विकास को सार्थक बनाने की ज़रूरत है। विशेष रूप से मूल और वित्तीय स्थिरता निस्संदेह त्वरित वृद्धि की सुविधा प्रदान करेगी। थैंक यू। Hello everyone, my name is Shupra Singh. I am student of BCom third year, 5th semester, and my topic is the monetary policy of Government of India. Expansionary monetary policy or easy monetary policy as encouraging expanding goods and services by expanding the supply of credit and money by lowering the policy rates and by lowering the reserve requirements and purchasing the government securities from the market. The process by which the monetary authority of a country controls the supply of money, achieving specific economics objectives such as low and stable inflation and promoting growth. If we talk about objectives of monetary policy, there are two aspects of monetary policy. First is developed and second is underdeveloped. And I want to say that monetary policy is extremely effective for our country, and it is very essential. Monetary policy works, you should by now have realized that in a small open economy with the flexible exchange rate, monetary policy is extremely effective. Thank you. Hello everybody, I am Simran Siddiq, मैं BCom third year 5th semester student, रोल नंबर 60। आज का मेरा टॉपिक करंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। सबसे पहले हम ये जानेंगे मॉनेटरी पॉलिसी क्या। मॉनेटरी पॉलिसी इज अ पार्ट ऑफ इकोनॉमिक पॉलिसी। इट इन्फ्लुएंस सप्लाई ऑफ मनी, क्रेडिट पॉलिसी, रेट ऑफ इंटरेस्ट। मतलब मॉनेटरी पॉलिसी इकोनॉमिक पॉलिसी का एक हिस्सा है। मॉनेटरी पॉलिसी के थ्रू गवर्नमेंट जो है मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। हमारे कंट्री के में जो कमर्शियल बैंक है वो जनरल पब्लिक को कितना लोन देंगे और किस रेट से लोन देंगे, सारी चीज़ें हमारी मॉनेटरी पॉलिसी डिसाइड करेगी। नेक्स्ट है ऑब्जेक्टिव ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। फर्स्ट पॉइंट है कंट्रोल लिक्विडिटी इन मार्केट। मार्केट के अंदर जो लिक्विडिटी होती है उसे कंट्रोल कर, मतलब एक ही समय में ना तो बहुत ज़्यादा पैसा हो मार्केट में और ना ही पैसे की कमी हो। सेकेंड पॉइंट है प्रमोट मैक्सिमम एम्प्लॉयमेंट, हमारे देश में रोजगार बढ़े। थर्ड पॉइंट है बैलेंस द लिक्विडिटी, लिक्विडिटी में बैलेंस बनाए रखना। नेक्स्ट है टूल्स ऑफ मॉनेटरी पॉलिसी। दो तरह के टूल्स होते हैं, क्वांटिटेटिव एंड क्वालिटेटिव। क्वांटिटेटिव में मनी को कंट्रोल करने के लिए परसेंटेज का यूज़ करते हैं, वहीं क्वालिटेटिव में कुछ गाइडलाइंस होती हैं आरबीआई की जिससे हम मनी को कंट्रोल कर सकते हैं। फर्स्ट पॉइंट हमारा है रेपो रेट। जब कमर्शियल बैंक को पैसे की कमी होती है तो वो आरबीआई के पास जाती है और उसे लोन अप्लाई करती है। अब रिजर्व बैंक जिस रेट से उसे लोन देगी कमर्शियल बैंक को, उसे हम रेपो रेट कहते हैं। ये शॉर्ट टर्म के लिए होता है, मैक्सिमम 90 डेज। वहीं हम यहीं पे बैंक को समझें तो बैंक रेट हमारा लॉन्ग टर्म के लिए होता है, मोर देन 90 डेज।
अब RR रेट यानी रिजर्व रेपो रेट। अब जब कभी RBI को पैसे की ज़रूरत होती है तो वो कमर्शियल बैंक के पास जाता है और उसे लोन अप्लाई करता है। अब कमर्शियल बैंक जिस रेट से RBI को लोन देगी उसे हम रिजर्व रेपो रेट बोलते हैं। यहाँ पे क्वेश्चन ये है कि अब RBI को पैसे की क्या ज़रूरत, तो जब उसका काम होता है मनी ऑफ सप्लाई को कंट्रोल करना। जब मार्केट बहुत ज़्यादा पैसा आ जाता है तो वो लोन लेके मतलब प्राइस को स्टेबल करता है। थर्ड है हमारा SLR, स्टैट्यूटरी लिक्विडिटी रेशियो। इसी सिक्योरिटी के फॉर्म में डिपॉजिट्स को सेव करते हैं सिक्योरिटी के फॉर्म में। CRR कैश रिजर्व रेशियो, ये कैश के फॉर्म में RBI के पास सेव किया जाता है। जैसे कोई बंदा 10,000 देता है तो उस पर जैसे आज हमारा रेट 4% चल रहा है CRR का, तो उसका 10,000 का 4% RBI के पास कैश के फॉर्म में सेव करते हैं। उसके बाद जो पैसा होगा उस पर बेस पे ही वो लोन प्रोवाइड करेगा। तो ये था हमारा आज का टॉपिक। थैंक यू सो मच। Good morning, respected ma'am. I am Nuzhat from class BCom 5th semester. I am presenting my topic current monetary policy of government of India. करंट मॉनेटरी पॉलिसी से पहले हमें जानने से पहले ये जानना होगा कि मॉनेटरी पॉलिसी होती क्या है। मॉनेटरी पॉलिसी यानी कि मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का सेंट्रल बैंक यानी हमारे देश का RBI उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों को नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित एवं नियंत्रित करता है ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी को रोका जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की ओर अग्रसर किया जा सके। भारतीय रिजर्व बैंक हर दूसरे हफ्ते या हर दूसरे महीने भारतीय मौद्रिक नीति की समीक्षा करता है। इस पर अर्थव्यवस्था से जुड़े पक्षों को करीबी से नज़र होती है। इसमें अर्थव्यवस्था की स्थिति को देखते हुए नीतिगत ब्याज की दरों को घटाने बढ़ाने का फैसला लिया जाता है। यह फैसला केंद्रीय बैंक की मौद्रिक नीति की समिति लेती है। एक समिति का गठन किया जाता है जो समिति उसका फैसला लेती है। इसका अर्थव्यवस्था पर बहुत ज़्यादा अच्छा असर होता है। वर्तमान समय में मौद्रिक नीति में कौन कौन से स्कीम्स आई हैं उनके बारे में हम कुछ पॉइंट्स आपको बताना चाहते हैं। फर्स्ट पॉइंट है छोटे उद्योगों को 10 सेकंड में 10 लाख तक का लोन मिल सकता है। सेकंड पॉइंट है सेबी के बदले शेयर हम गिरवी रख सकते हैं। एंड थर्ड पॉइंट है पर्सनल लोन रिस्ट्रक्चरिंग हो सकती है जिसका गठन KV कामत ने की अध्यक्षता द्वारा एक समिति गठन हुई है। 7 अगस्त को इसका गठन हुआ। SBI होम लोन के ग्राहकों को जल्द मिलेगा ब्याज घटने का लाभ। अब उनके ब्याज में कमी की जा सकने का फैसला लिया जा रहा है। EMI अवधि को बढ़ाया गया। कोरोना महामारी के तहत निर्मला सीतारमन ने EMI धारकों के लिए EMI की अवधि को 3 महीने और बढ़ाया गया। मौद्रिक नीति जो है बस हम संक्षेप में यही कंक्लूजन निकाल सकते हैं कि जो मौद्रिक नीति यह बताती है कि जिसके माध्यम से देश की मौद्रिक नीति को इस प्रकार नियंत्रित किया जाता है कि देश में मुद्रास्फीति यानी कि इन्फ्लेशन किए बिना ही आर्थिक विकास को बढ़ाया जा सके। इस प्रकार मौद्रिक स्फीति एक लाभप्रद नीति है जिसके माध्यम से देश की मौद्रिक व्यवस्था को संतुलित किया जा सकता है एवं संतुलित व्यवस्था द्वारा देश को विकास की ओर ले जाया जा सकता है। थैंक यू। करोड़ 77,477 crore in 2015 and 16. It is the data of this year. Now, factor of production. How we considered first household, consumer expenditure, wages, rent, dividend, firms. It is all related to the fiscal policy of government. Now, circular flow of income. What is the circular? How we flow our income? First, changes in net injection and leakage. If we withdraw, it is considered 3 parts: saving, import, taxation. If we injection means export, it is also divided into 3 parts: investment, export, government spending. Now it is the parts of fiscal policy. Now if we import, take from household which is invest in by the saving, income, consumer expenditure, it is all thrown together by same fiscal policies. Now we all discuss
Now we all discuss my chart. So it is my chart presentation. Thank you, ma'am. Good morning, ma'am. My name is Shifa Shafiq and my roll number is 58 and my topic is monetary policy of India. किसी भी इकनॉमी के अंदर मनी सप्लाई को कंट्रोल करने के लिए दो पॉलिसी का यूज़ होता है, फिस्कल पॉलिसी और मॉनेटरी पॉलिसी। काम ऑलमोस्ट दोनों पॉलिसी का सेम ही होता है, मनी सप्लाई को कंट्रोल करना। इस मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर एक मॉनेटरी अथॉरिटी बनाई जाती है जो कि इंटरेस्ट रेट, बैंक रेट और मनी सप्लाई को कंट्रोल करती है। इस मॉनेटरी अथॉरिटी को आरबीआई बनाती है। इस अथॉरिटी का काम इन्फ्लेशन को टारगेट करके प्राइस स्टेबिलिटी को मेंटेन करना होता है। मॉनेटरी अथॉरिटी जो है हमारी, उसमें 6 मेंबर होते हैं, 3 मॉनेटरी अथॉरिटी के और 3 गवर्नमेंट के। मॉनेटरी पॉलिसी के अंदर 6 रेट बनाए जाते हैं, रेपो रेट, कैश रिजर्व रेट, सीआरआर, एसएलआर, बैंक रेट और हमारा एमएसएफ जो होता है मार्जिनल स्टैंडिंग फैसिलिटी रेशियो। नमस्ते, मेरा नाम पूजा कुमारी ही है। बीकॉम थर्ड ईयर 5th सेमेस्टर है की छात्र हूँ। मेरा रोल नंबर 38 है। मेरा आज का टॉपिक ही है करेंट मॉनेटरी पॉलिसी ऑफ गवर्नमेंट ऑफ इंडिया। आज मैं आपको बताने जा रही हूँ मौद्रिक नीति। मौद्रिक नीति ही कहा प्रबंधक आरबीआई मतलब रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया है। किसी भी देश की अर्थव्यवस्था को सुचारू रूप से चलाने के लिए मुद्रा का पर नियंत्रण रखना अति आवश्यक है, क्योंकि हमारे देश में है मुद्रा का अधिक होगी तो लोग वस्तुएं अधिक ही खरीदेंगे। इससे हमारे देश में मुद्रा की मात्रा कम होगी। नमस्ते, थैंक यू। Hello, my name is Farin Zafar. I am a student of BCom third year 5th semester. My roll number is 16. My topic is current monetary policy of India. This policy is made for the money matters of the country. It is made by RBI. Since India is a developing country, the monetary policy significantly empower the promotion of economic growth of the country. The instruments of monetary policy are bank rate, interest rates, and supply of the currency, etc. On 9th October 2020, the RBI unchanged the repo rate at 4% and reserve repo rate at 3.35%. This action is taken in to less the damage caused by the COVID-19 and lockdown. The main objectives of monetary policies are promotion of saving and investment, controlling the import and export, managing business cycles, and generating employment. Thank you. Good morning, ma'am. My name is Astha. I study in BCom 5th semester. मेरा टॉपिक है वर्तमान समय में भारत सरकार की राजनीतिक कोष। राजनीतिक कोष का आशय सरकार द्वारा बनाई गई उन नीतियों से है जिनमें बजट और टैक्स को शामिल करके बनाए जाते हैं। जिस तरह आरबीआई मौद्रिक नीति बनाती है, उस तरह सरकार भी अपनी राजकोषीय नीति बनाती है। राजकोषीय नीति के बहुत से उद्देश्य संसाधनों का सही उपयोग करके विकास करना और विभिन्न संसाधनों को निम्न प्रकार से जुटाया जा सकता है, जैसे कराधान द्वारा, निजी बचत द्वारा और सार्वजनिक बचत द्वारा। अंत में मेरा निष्कर्ष यह है कि निकाला जा सकता है कि देश के विकास के लिए राजनीतिक कोष का क्रियान्वयन एक महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। अर्थात सरकार को इस प्रकार अपनी नीतियाँ बनाना चाहिए जिसमें वह जिस प्रकार वह अपने बजट को ध्यान में रख कर ही आय का निर्धारण करे और तथा जनता से कर वसूल करे। थैंक यू। मेरा नाम साहिन बानो है। मैं बीकॉम थर्ड ईयर की छात्रा हूँ। मैं आपके समक्ष मौद्रिक नीति पर अपने कुछ विचार प्रकट करना चाहती हूँ। मौद्रिक नीति एक ऐसी नीति होती है जिसके माध्यम से किसी देश का मौद्रिक प्राधिकरण, खासकर उस देश का सेंट्रल बैंक, उस देश के अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों में नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित और नियंत्रित करती है, ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी से बचा जा सके और अर्थव्यवस्था को नियंत्रण किया जा सके।
ठीक जो मौद्रिक नीति होती है उसके उद्देश्य क्या होते हैं जिससे हमारे भारत में बेनिफिट्स होते हैं। तो हमारे देश की जो मुद्रा है उसके मूल्य में स्थिरता बनी रहती है। बैंकों की ऋणों की बढ़ोतरी में दरों में उनमें कमी होती है, उस पर नियंत्रण किया जाता है। फिर माल की पूर्ति जो होती है, माल की पूर्ति पर प्रतिबंध लगाया जाता है, जिससे कि हमारे देश में अगर कोई महंगाई हो रही है तो उस महंगाई को मेंटेन करना, यही सब हमारी मौद्रिक नीति के कार्य होते हैं। थैंक यू सो मच। Good morning, ma'am. This is me, Sandhya. I am here to present my presentation on poverty alleviation programs. Poverty alleviation programs की ज़रूरत इसलिए पड़ती है क्योंकि हमारी इंडिया में बहुत ज़्यादा पॉवर्टी है और इसीलिए हमारी गवर्नमेंट डे बाय डे कुछ ना कुछ प्रोग्राम्स लाती रहती है। तो जवाहरलाल ग्राम समृद्धि योजना, जिसके अंदर लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाती है, जो कि रूरल पुअर पीपल्स होते हैं उनको एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाती है। स्वराज जयंती ग्राम स्वरोजगार योजना के अंतर्गत लोगों को मैनुअल ट्रेनिंग प्रोवाइड करी जाती है, स्किल ट्रेनिंग, जो कि फैक्ट्रीज़ वगैरह में एम्प्लॉयमेंट जनरेट करने के लिए, ताकि उनको स्किल हो तो वो उनको काम दे सके। फिर EAS एम्प्लॉयमेंट एश्योरेंस स्कीम के अंतर्गत लोगों को मैनुअल सीज़न, जो कि ऑफ सीजन्स होते हैं, उनमें वर्क प्रोवाइड करा जाता है। संपूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना में भी एम्प्लॉयमेंट रूरल पुअर पीपल्स को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड करी जाती है। नेशनल सोशल असिस्टेंट प्रोग्राम के अंतर्गत लोगों को सोशली पेंशन प्रोवाइड करी जाती है, जैसे कि डिसेबल्स को, विडोज़ को और थर्ड ओल्ड एज पीपल्स को, जो कि जैसे शाला पेंशन हो गई, विधवा पेंशन हो गई और विकलांग पेंशन हो गई, ये सारी पेंशन्स प्रोवाइड करी जाती हैं। और भी पॉवर्टी एलिवेशन प्रोग्राम है हमारे इंडिया के अंदर, जैसे कि PM आवास योजना रूरल्स के लिए, अर्बन्स के लिए अलग, और मनरेगा वगैरह वगैरह बहुत सारे प्रोग्राम्स एक्सेट्रा, जो कि हमारी गवर्नमेंट डे बाय डे इंट्रोड्यूस करती रहती है। थैंक यू। Hello, I am Asya, BCom third year student, Indian Fiscal Policy, Rajkoshiya Niti. Fiscal policy is the part of economic policy of the government, which related to government income and expenditure. गवर्नमेंट आमतौर पर मजबूत और स्थायी विकास को बढ़ावा देने और पॉवर्टी को कम करने के लिए फिस्कल पॉलिसी का यूज़ करती है। टूल्स ऑफ फिस्कल पॉलिसी: टैक्सेशन, पब्लिक एक्सपेंडिचर, public debt, deficit financing and budget. Main objects of fiscal policy: economic growth, price stability, full employment. And the conclusion is fiscal policy is the dynamic process and adjusts to reflect prevailing condition. Or fiscal policy can be affected in managing economic growth in short run and long run. Thank you. Hello, myself Aditi Saini and my topic is current monetary policy of government of India. जैसा कि आप सभी जानते हैं कि भारत की मौद्रिक नीति का क्रियान्वयन RBI द्वारा किया जाता है। RBI जो हमारा बैंक है वो मॉनेटरी अथॉरिटी इंडिया में संभालता है। मॉनेटरी पॉलिसी एक ऐसी पॉलिसी है जिसके माध्यम से किसी भी देश की मौद्रिक प्राधिकरण, खासकर उस देश के सेंट्रल बैंक, उस देश की अर्थव्यवस्था के अंदर ब्याज की दरों के नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति के अंदर ब्याज की दरों को नियंत्रण के माध्यम से मुद्रा की पूर्ति को नियमित करते हैं, ताकि वस्तुओं के दामों में बढ़ोतरी की जा सके और अर्थव्यवस्था को विकास की ओर अग्रसर किया जा सके। ये सब डिस्कस करने के बाद हम ये कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी एक प्रोसेस है जिससे हम सप्लाई, जो भी हमारी मुद्रा की सप्लाई है उसको हम कंट्रोल कर सकते हैं। और ये भी कह सकते हैं कि मॉनेटरी पॉलिसी अकेले ही काफ़ी नहीं है, साथ ही साथ राजकोषीय नीति को भी हमें यूज़ करना पड़ेगा, जिससे हम इकोनॉमी को, अपनी ग्रोथ को बढ़ा सकें। थैंक यू।